जय महाराष्ट्र, मी मनाली आणि आपल्यासाठी घेऊन आली आहे थेट अचूक बिनधास्त हा आमचा विशेष कार्यक्रम। अर्थात तुम्हाला उत्सुकता असणार आहे या कार्यक्रमामध्ये यावेळेस कोण सहभागी झालंय, पण त्यांची थोडक्यात ओळख मी तुम्हाला करून देते। खरं तर लोकशाही प्रधान असलेल्या आपल्या देशामध्ये सत्ताधारी असो वा विरोधक असो, दोन्ही पक्षांमध्ये अनेक इतर पक्ष आहेत आणि हे सगळेच पक्ष खरं तर जातीपातीवर थोडंफार राजकारण करत असतात आणि त्यामध्येच आता आहे एमआयएम सुद्धा। अल्पसंख्याकाला घेऊन एमआयएम तारणहार आहे। अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांकडे एमआयएमचा भर दिसतोय, पण एमआयएम मध्ये सत्ता जी आली आहे ती खरं तर नांदेड पालिकेपासून नांदेड नंतर एमआयएमने विधानसभेमध्ये सुद्धा आपला शिरकाव केला आणि 2 आमदार एमआयएमचे निवडून आले आणि यानंतर आता एमआयएमने तळ ठोकलेला आहे तो म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व निवडणुकीमध्ये एमआयएम आता सज्ज झालेली आहे आणि म्हणूनच आज आपल्यासोबत थेट अचूक आणि बिनधास्त प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आहेत ओवेसी बंधूंमधले असादुद्दीन ओवेसी आणि अर्थात जय महाराष्ट्राच्या सगळ्या टीमकडून आज त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार होणार आहे। त्यामुळे सुरुवात मी आधी करणार आहे आमचे कार्यकारी संपादक विलास आठवले सरांपासून। सगळ्यात आधी आपण त्यांचं स्वागत करूया। असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो हम आपको फूल देते हैं, उसके बाद फिर तीखे सवाल होंगे। तो फूल से मारेंगे। ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चर्चा होती है और हर व्यक्ति सवाल पूछ सकता है। जी जी। असद जी, एक तो पहले आपके बारे में जब लोग चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि आप नफरत की राजनीति करते हो। आपके जो स्पीच है, आपके जो भाई है उनके स्पीच है, तो ये टोन है या असल में इस तरीके की नफरत आप फैलाना चाहते हैं? सर, जहाँ तक आप मेरी बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना मैं नफ़रत की सियासत में भरोसा रखता हूँ, ना मैं उसको मानता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि सोशली एंड एजुकेशनली एम्पावरमेंट हो वीकर सेक्शंस का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का। और जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोगों को उस पर एतराज़ हो सकता है। एतराज़ होना ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर अगर कोई ये कहेगा कि नहीं ऐसा मत बात करो, हमारी तरह बात करो, तो मैं तो वैसा नहीं कर सकता सर। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज़ का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फ़ौरन बोलते हैं कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। जब हम बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते, गुजरात 2002 के बारे में बात करते, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि भाई अमित शाह का या ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया, इसका अपील क्यों नहीं किए, तो ये फ़ौरन बोल देते हैं कि एंटी नेशनल है ये। तो अब मैं जो है मैं फंसा हुआ हूँ 2 पार्टीज़ में। एक मुझे सेकुलर सर्टिफिकेट देंगी अगर उनके साथ चले जाऊँगा, अगर इनके साथ चले जाऊँगा तो ये कहेंगे कि ये एंटी नेशनल नहीं है। तो ये तो मेरा सीधा सवाल है, उन मुद्दे के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। क्या मीठी लफ्ज़ों में, मीठी आवाज़ में स्पीच नहीं कर सकते आप? नहीं सर, आपको मेरी कल अगर आपके भाई के अगर स्पीच देखेंगे, इतने तीखे हैं तो मीठी आवाज़ नहीं आ सकती? एक अंदाज होता है मीठा। देखिए सर, कोई पब्लिक स्पीकिंग जो है अलग है और ऑर्केस्ट्रा में बैठकर गज़ल सुनना या गाने सुनना अलग है। आपको पब्लिक स्पीकिंग में रेटोरिक भी होता है, पब्लिक स्पीकिंग में फैक्ट्स भी होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल मीडिया है, इतने चैनल्स हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। अब दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के सभाओं में पब्लिक भी सो जाती है, जर्नलिस्ट सो जाता है उनकी तकरीर सुन के, स्पीच सुन के। तो हम बोलते हैं, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, आप जाइए, केस फाइल करिए, कंप्लेन दीजिए। सर, मैं महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 23 मेरे सभाएं हुई, 10 मुकामात पर, 10 प्लेसेस पर मुझे पुलिस ने 144(1) की नोटिस दी, जबकि वो नहीं दे सकते थे। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मैं लिया, कहीं पर भी मेरे खिलाफ केस नहीं बुक हुआ, हमारे अपोजिशन पार्टीज़ मेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं किए, ना ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दी। तो फिर अगर मैं वाकई में आप जैसा कह रहे हो बात सही है, तो फिर ये बताइए कि कोड ऑफ कंडक्ट का मैं वायलेशन नहीं कर रहा हूँ,
तो कानून का क्यों करूँगा? कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अपनी जगह पर है, जिसको हर जगह से मॉनिटर किया जा रहा है। आपको मेरी बात पसंद नहीं आती, ये बोलिए ज़रूर, मैं मानता हूँ उस बात को, मगर आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो, तो सर वो तो मुश्किल है बहुत। वो यानी वो आपका अंदाज़ है। चलिए हमारे साथी भी, हमारे कोई कलीग्स भी हैं जिनसे आपसे बात करनी है। जरूर। जो सवाल आप हमेशा स्टेज व्यासपीठ से आप करते हैं वही सवाल आज यहाँ से नहीं न्यूज़ रूम से ज़रूर, होंगे। मुझे सवालात सुनने का और बोलने का अच्छा मज़ा आता है। साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल है महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया सर। एमआईएम की राजनीति की बुनियाद क्या है, मतलब किस बुनियाद पे आप राजनीति करते हैं? क्योंकि अगर आपके भाषण भी अगर देखे जाएं तो ऐसा लगता है कि सुन के कहीं दंगे न फैल जाएं। सर हमारी राजनीति का बुनियाद, हमारे पॉलिटिक्स का जो इथॉस है वो ये है कि जो लोग बेआवाज़ हैं, जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिनकी आवाज़ को दबा दिया गया, जिनको डेलिबरेटली बेज़ुबान बना दिया गया, चाहे वो दलित हों, मुस्लिम अक़लियत हों या बैकवर्ड क्लास के लोग हों, उनके हुकूक़ की लड़ाई, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ना, ये हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल का इतिहास है। और हो सकता है कि बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते होंगे, बट बुनियादी तौर पर लंबी गुफ्तगू ना हो जाए, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि ये है इसका प्रीमाइस और इसका इतिहास ये है। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? सर आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में आप तमाम की दुआओं और ताउन की वजह से, अल्लाह के करम की वजह से, महाराष्ट्र में कहाँ पर कुछ हुआ सर मेरे बोलने के बाद? अच्छा, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे नोटिस दी जाती है, तो कहाँ है खुदा ना खास्ता कि मैं ऐसा कुछ बात बोल के भाग गया? नहीं इतने जल्दी तो नहीं हो सकता ना। ओवैसी सर, इतनी जल्दी नहीं। एक बात समझिए, देखो लोकतंत्र में कौन कौन सी आवाज़ में बात करेगा ये उसका हक है, क्या बात करेगा ये उसका हक है, लेकिन जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं तनाव पैदा ना हो, दूरियां ना बढ़े, इसका प्रिकॉशन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है नहीं लेने के लिए? मगर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको हम परमिशन नहीं देंगे बोलने का? सर मैं आप तमाम के सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वारिस पठान हमारे एमएलए बने बाइकुल्ला से, पब्लिक का थैंक्स अदा करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हमको कामयाब किया, हमको परमिशन नहीं दी पब्लिक मीटिंग की। अब इलेक्शन हो रहा है, हमारे सभाएं हो रही हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप नॉर्मल डेज में हमको नहीं देते, बोले हाँ कल परसों देखते हैं, जल्दी क्या है। सर वही मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? आपको परमिशन की हर बार जरूरत क्यों पड़ती है आपको? ये तो हम जानना चाह रहे हैं तो कि कहीं ना कहीं आम दिनों में हमको परमिशन नहीं मिलता, इलेक्शन जहां होता है वहां परमिशन मिल जाता हमको। तो फेवरेटिज्म हो रहा नहीं हो रहा, बायसनेस है ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम खुदा ना खास्ता कोई गलती करते हैं जो किसी भी कानून का वायलेशन होता है, आप बोलिए, मैं आपको वादा कर रहा हूं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है आप मुझे बिठा लीजिए, आप बोलिए कि नहीं आपको इसमें जेल में जाना, जाइए डालिए मुझे, मगर मुझे बोलने का तो इख्तियार रखिए, मैं बोलना चाहूँगा मेरी बात दिल की। ओवैसी साहब, ऐसा बहुत बार देखने को हुआ है कि पुराने हैदराबाद में जब जब आपने कुछ बोला है उसके बाद दंगे भड़के हैं। नहीं सर, इसके बाद नहीं सर, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र में आपको बोलने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये जुमला वापस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल करना पड़ेगा। सर मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। इसीलिए कि आप बताइए कौन सी स्पीच के बाद दंगा हुआ। चलिए मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए फिर परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने बड़े प्रोफेशन से है, ये इतना महज़िब प्रोफेशन है, कोई बात करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लीजिए कि हमारे भाषण के बाद फसाद हुआ, गड़बड़ हुई, सिर्फ परमिशन की मैं जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आपके सर एक मिनट सर, मैं ये सवाल का जवाब बिल्कुल वो मेरे साथ ही है सर। एक मिनट, 1999 में 22 सितंबर को मुझे जानवरों की तरह मारा गया पुलिस की तरफ से, मेरे ऊपर 2 गोलियां चलाई गई, मेरे आज भी मुझ पर बैक पेन है, 18 टाके सर पर लगे। सर मैं बंद का कॉल नहीं किया, दूसरे दिन मैं बंद का कॉल नहीं किया, मेरे वालिद जिंदा थे, पूरे पार्टी प्रेशर डाली कि बंद कॉल करो, वाले मेरे फादर बोले नहीं वो पॉलिटिक्स में है, ये सब चीज़ें होती हैं, तुम घर को जाओ। हम नहीं करे सर, हम क्यों करेंगे?
हम ये बोल रहे कि आपको समझने की जरूरत है हमको, आप डिसएग्री करिए, ये आपका राइट है, मुझे बोलने का एक राइट है, मगर सब ये बोलेंगे कि नहीं सब जने मिलकर ताली मारो, मैं नहीं मारने वाला हूँ ताली, मेरे से नहीं होता ये। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मुझे राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं अपनी बात रखूंगा, और मैं अपनी बात रखूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलूंगा, मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। सर ये तो कोई ऊपर से तो नहीं गिरे ना आसमान से कि इनको बोलना नहीं, क्यों नहीं बोलना, बोलेंगे, पूछेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। अगर आप मेरे मुंह पर कैमरा लगा के मेरे से सवाल कर सकते हैं तो मुझे भी राइट है कि मैं अपनी बात रखूं आवाम के सामने, और पब्लिक एक्सेप्ट ना करे, छोड़ दे मुझे, मगर बोलना ही नहीं। और अगर बोलना तो तुम हमारी जबान में बोलना, तो नहीं सर, हमको ऊपर वाले ने जबान दी है, हम अपनी जबान में बोलेंगे। जी सर, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद सांसद थे उसी टाइम हैदराबाद में जब आपका स्पीच हुआ था तब आपका ही एक सेंटेंस था, हिंदुस्तान को हमें एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना कहाँ है। बोला मैडम, बताइए, आप बताइए। नहीं मैडम, देखिए आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बता दीजिए, डेट बता दीजिए। मैं उतना होशियार नहीं हूं, मगर मैं जो बोलता हूं मुझे याद होता है। मैं ये कहते आ रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता पूरे मजहबों को। हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां पर इतने मजहब हैं, इतना कल्चर है, इतनी तहजीबें हैं, इतनी ज़बानें हैं। इस मुल्क का जिस दिन एक मजहब हो जाएगा, ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। हाँ यकीनन मुझे फ़ख्र है कि मैं इस्लाम पर मुसलमान हूँ, मगर मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। हमारा झगड़ा कभी मुल्क से था ना है ना कभी रहेगा, खुदा ना खास्ता। हमारा झगड़ा जो लोग रूलिंग क्लास है, जो पावर में है, वो इंसाफ नहीं कर रहे। अब जब हम उनको बोलते तो एक तो सेकुलरिज्म की तरफ कम्युनल लेके चले जाते, एक एंटी नेशनल बनाए थे। तो ये परेशानी है इस मुल्क में। अगर आप ये सोचते हो, अगर इंडिया के लिए आप ये सोचते हो, लेकिन आपके हमेशा भाषण में या आपकी सोच में ये नज़र आता है कि आपका झुकाव जो है वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ ज़्यादा होता है। मुस्लिम इंडियन है, दलित इंडियन है, वही तो मैं कहना तो क्या बुरी बात है? अगर मायावती, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अथवाले, बामसेफ के वामन मिश्रा साहब, हम सब लोग बात करते हैं एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट की, तो कौन सी बुरी बात है? जब एनसीपी मराठा मानूस की बात करती है, शिवसेना मराठा मानूस की बात करती है, तो वो क्या है फिर? वो जब बीजेपी कहती है कि नहीं हिंदुत्व की बात करो, जब मायावती दलित की पॉलिटिक्स करती है, मुलायम सिंह यादव यादवों की पॉलिटिक्स करते हैं, AIDAM के तमिलियंस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अकाली दल सिखों की बात करती है, कितने एग्जाम्पल दो मैडम मैं आपको? सब कर रहे हैं, मगर तुम बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे आका हैं, तुम हमारे गुलाम बनो। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, हम अपनी बात करेंगे, मगर आप ये नहीं कहना कि नहीं तुम जो करें अच्छा, हम नहीं करना। ये कौन सा होगा? नहीं, इसमें एक सवाल ऐसा है कि जब आप बात करते हो तो RSS हो, बीजेपी हो, जैसे आपने बहुत सारे स्पीच पे कहा है, उनको ऐसे क्यों लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम में तनाव हो रहा है? ऐसे क्यों लगता है उनको? क्या हो रहा है सर? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि कौन है जेम्स लिंगडो? क्या मैंने उस स्पीच में कहा था कि ये कैंप्स चलाए जाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे पैदा हो? क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अहमद मियाँ पटेल? मैंने तो नहीं कहा था। क्या मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि लड्डे हैं मुसलमान? क्या अपनी स्पीच में मैंने कहा था एक धक्का और दो, गिरा दो इसको? क्या क्या नहीं कहा गया सर? मैं आज भी कह रहा हूं, मैं जिस दिन खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर मैं वायलेट करता हूं तो मुझे बोलो आप, यू हैव वायलेटेड द लॉ, आई विल फेस द म्यूजिक, आई विल फेस द म्यूजिक, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मेरा झगड़ा क्या है कि ये सब बोले जाते हैं और कानून तोड़ते हैं, इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया था। सोनिया गांधी इतनी बड़ी लीडर है, उसके ऊपर नाइजीरियन का वो कर दिए, क्या हुआ? कुछ हुआ? रामजादे, हरामजादे, क्या क्या नहीं कहा गया सर? आप बताइए कि मैं ये चाह रहा हूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी सेलेक्टिव हो चुका है। सर मैं यही बोलना चाहता हूं कि फिर इसमें आम आदमी कहाँ है? सब पॉलिटिकल पार्टी, कोई मराठा के बाजू ले रहा है, कोई मुस्लिमों की बाजू बोल रहा है, कोई हिंदुओं की बाजू बोल रहा है। आम आदमी का क्या होने वाला है? आम आदमी दिल्ली में पावर में है, मगर आप जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप ही तो वोट डाल रहे ना इनको, आप ही तो वोट डाल रहे शिवसेना को, आप ही तो वोट डाल रहे एनसीपी को, आप ही तो वोट डाल रहे। तो यही हम चाहते हैं कि MIM किस रास्ते से जाने वाली है? अगर MIM को मुझे वोट डालना है तो MIM का रास्ता क्या है? MIM का रास्ता यही है कि जो वॉइसलेस पीपल है,
जिनसे इंसाफ नहीं किया गया है, हम उनके लिए लड़ेंगे और लड़ते आए हैं उनको। और एक बात, हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, ना थे ना रहेंगे। मैं जब शुरुआत में ही कह दिया कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है और ये ताकत इस मुल्क को और ताकतवर बना सकती है। जिस दिन इस मुल्क का एक मज़हब हो जाएगा, आप हमारे पड़ोस में देख रहे श्रीलंका में, पाकिस्तान में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हो गई। हम मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकते। हमारी डेमोक्रेसी है मगर पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यही ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस ख्वाब को पूरा करना है। जिस दिन मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगी, आप बताइए सर, अगर कोई बोलेगा नहीं इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मगर मकसद क्या है कि मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो। ये इंडिया के लिए डेंजरस है, मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रेकनंतर थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. आणि आपल्यासोबत आज चर्चा करण्यासाठी आहेत MIM पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणजेच असादुद्दीन ओवैसी. पुन्हा एकदा मी विलास आठवले यांच्याकडे जाते. सर, नाही, आणि जसं आपण भाषणात ऐकतो तसं ते आता मुलाखतीत तसेच चित्र पाहायला मिळते. मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग थी, उससे पहले कांग्रेस के साथ मुस्लिम समाज था, अल्पसंख्यक समाज था. अब आपको इतनी ज़रूरत पड़ी है कि MIM, सिर्फ MIM मुस्लिम लोगों को आके लेके जाएगा. मुस्लिम लीग ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. सर, अगर कोई फेल हो गया तो वो तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ना. आप ज़िंदगी में अगर आप टीवी चैनल स्टार्ट किए तो और कोई फेल होगा तो स्टार्ट नहीं करेंगे चैनल. आप बोलेंगे नहीं, उसको डिसप्रूव करेंगे हम, इसीलिए तो आप एक नया चैनल शुरू किए. आप बोले कि हम दूसरा फेल होगा तो गिरेगा, हम तो नहीं गिरेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम टॉप बनेंगे. तो हमारी भी ये ख्वाहिश है. ठीक, फेलियर मेरे लिए एग्जाम्पल नहीं है. फेलियर मेरे लिए एक सबक सिखाता मुझको कि मुझे उस तरह की गलती नहीं करना है जो लोग किए, और वो हम उसको नहीं अपनाते, अपना काम करेंगे. उसमें एक ऐसा है कि कोई भी समाज अगर आगे जाता है तो वो जो लीडरशिप जो होती है वो अगर चाहे मेरा समाज आगे जाए तो जाता है. वो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग ये नहीं चाहते कि मेरा समाज मेरे बच्चे सीखने चाहिए. मैं आपको हमारी पार्टी की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ. MIM तो अभी आप लोगों के सामने आए. मुस्लिम लीग, कांग्रेस हो, ये सारे मुस्लिम जो लीडर थे वो खुद को आगे लेके गए. उसमें से आप में और उनमें कोई फ़र्क दिखाई देता है? सर, ये तो अब मेरी ज़िंदगी में आप लोग फैसला करेंगे, आवाम फैसला करेगी, या फिर मेरे मरने के बाद अगर कोई ऑब्चुरी लिखेगा तो करेगा. मगर अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं किया इसलिए कि वो पावर में है. मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्लिम्स को भी थोड़ा ब्लेम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आंख बंद करके किसी भरोसा किए और अंधा हम उन पर भरोसा किए. वो लोग हमारा वोट हासिल किया और कुछ नहीं किया हमारे लिए, जैसा आप कह रहे हैं. मगर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पॉलिटिक्स ये है कि महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट ने मुस्लिम रिजर्वेशन पर स्टे नहीं दिया, मराठा रिजर्वेशन पर दिया. मैं मराठा के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मगर आप मुझे क्यों महरूम कर दिए? जब आप सब दुनिया मानती है कि मुसलमान महाराष्ट्र में 2.1% भी ग्रेजुएट्स नहीं है, 1% बच्चे ग्रेजुएशन नहीं करती हैं, आप क्यों महरूम कर रहे हैं मुझे? रिजर्वेशन तो बी ऑल एंड ऑल नहीं, हमारे एक टूल है डेवलपमेंट का. आप मुझे इसको डिनाई करते. प्राइम मिनिस्टर खड़े रह के बोलते सबका साथ सबका विकास. दो बातें डेवलपमेंट. देखिए सर, एक लास्ट पॉइंट, आप वो ले लीजिए, बीफ बैन ले लीजिए. बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोल के पावर में आई 2014 में कि हम सबको नौकरियां देंगे. ये कौन सा काम कर रहे हैं आप? बीफ बैन से मुसलमानों का इशू नहीं है, ये गलत है, मैसेज पहुंचाया जा रहा है. ये दलितों का मसला है. ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा महाराष्ट्र के ऊपर. 5 से 6 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा. 2 लाख 2.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे. ये कौन सा काम कर रहे हैं? अब ये लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं. अब जब हम इनको क्वेश्चन करते हैं, इनको लगता है कि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं. नहीं, मेरा सवाल सीधा है कि कोई भी समाज अगर आगे जाता है तो एक तो उनकी लीडरशिप होती है, दूसरा
खुद मुस्लिम कम्युनिटी को इतना एहसास नहीं हुआ कि हम किसको वोट दे रहे, वो हमको आगे नहीं लेके जा रहे। ये सालों साल चलते आ रहा है। 60 साल में कभी ऐसे लगा नहीं कम्युनिटी को। सच्चर कमेटी कहती कि अभी भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बहुत पीछे है। देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, यहाँ ऑल्टरनेटिव नहीं था, क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव MIM के तौर पर उभर रही है। ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो गया ना। हाँ। लेकिन जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको देना चाहिए ना। जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप 10 लोगों को पढ़ाना चाहिए। सर, आप पावर में रहते हैं और पावर में रहते हुए आप किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट नहीं करते, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट हैं। कमज़ोरों को इंसाफ करना, यही कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी ब्यूटी है। और जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने क्या किया? वो क्यों नहीं इंसाफ करते? कौन रोक रहा गवर्नमेंट को मुस्लिम इलाकों में स्कूल्स खोलने के लिए? कौन रोक रहा उनको डिग्री कॉलेजेस खोलने के लिए? स्कूल्स तो खोल सकते ना सर। कौन रोक रहा इनको कि भाई स्कॉलरशिप के अमाउंट को आप बढ़ावा दे दो? सर, आपको मालूम कि हमारे कंट्री में एक सर्वे हुआ, एक मुस्लिम स्कॉलरशिप के लिए 12 बच्चे लड़ते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, दलित को दी जा रही है, उसको डिमांड ड्रिवन करो कि जो अप्लाई करेगा उसको दो पढ़ने के लिए। नहीं देते आप। अमाउंट एलोकेट होता 400 300 700 करोड़ का दलित स्कॉलरशिप के लिए, 311 करोड़ रुपए कट कर दिए। यही तो नाइंसाफ़ी है। आप अपॉर्चुनिटीज़ हमको दीजिए, हम बता देंगे, हम आसमान को छू लेंगे जाकर। नहीं, मगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं, तुम मेरा हाथ बंद दोगे, मेरा पैर बंद दोगे और तुम एक हेल्थी आदमी से मुकाबला करो, तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जी, यही मुद्दा है। अभी आपने बात करते समय कहा कि वॉइसलेस लोगों के लिए आप उनकी आवाज़ बनना चाहते हो। आपको क्यों ऐसे लगता है इस राष्ट्र में, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, उसमें मुस्लिम्स जो है वो वॉइसलेस है? ऐसा आपको क्यों लगता है? मैडम, मैं इसलिए कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब मेरा सवाल भी हो जाएगा, आपके लिए जवाब भी हो जाएगा। 1956 से लेकर 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन तक कितने मुसलमान MP बने महाराष्ट्र से? और क्यों 2009 और 2014 में एक मुस्लिम MP नहीं जीतता? 11% यहाँ आबादी है मुसलमानों की। कितने मुसलमान MLAs बने? जितने असेंबली के इलेक्शन हुए, जितना उनका पॉपुलेशन है, बता दीजिए। आप बोल रहे कि सब मिलकर रहते, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मिलकर रहने के, मिलकर रहिए, मगर जब हम मिलकर रहते हैं तो हर एक को उसका हक मिलना चाहिए। आप स्कूल्स नहीं खोलते, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट मेरा है, चाइल्ड लेबर में हम चले जाते। क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो? इनका तो काम, आप अपने ड्यूटीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ में आप फेल हो जाते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, आप मिलके क्यों नहीं रहते? नहीं, ये तो दिल्ली। लेकिन ऐसा कैटेगराइजेशन अगर आप सामने लेके जाओगे तो फिर और जो पक्ष है उनमें और आप में कुछ तो अलग होना चाहिए। MIM में मतलब अगर जाति या धर्म को लेके अगर ऐसे ही राजनीति होती रही तो फिर आपका पक्ष अलग कैसे है उन सब से? मैडम, अगर जो कमज़ोर हैं उनको अगर आप स्ट्रांग बनाएंगे, अगर किसी घर में 4 भाई रहते हैं और एक भाई कमज़ोर है, तो 3 भाई बोलेंगे चल भगा देंगे उसको। आप मदद नहीं करेंगे उसकी, आप उसको उठाएंगे नहीं, आप उसको बोलेंगे जाके पढ़ स्कूल में, तू कपड़ा पहन बराबर, तू इसको इंतज़ाम करेंगे आप। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। और कोई हिंदुस्तान के डिवीज़न की खुदा न खास्ता बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हिंदुस्तान एक प्लेन है या एक मोज़ाइक है, अगर एक टाइल का टुकड़ा अगर मिलेगा नहीं तो वो पूरा ख़राब दिखेगा। उसको पूरे टाइल के टुकड़ों को मिलेगा तो वो खूबसूरत मोज़ाइक बनेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई सबको जोड़िए, और जोड़ने का तरीका ये कि इंसाफ करिए। इंसाफ नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। महमूद और रहमान कमेटी रिपोर्ट आपके महाराष्ट्र में, आप देख लीजिए क्या इंसाफ हुआ। माइनॉरिटीज़ कमीशन की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिए। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी है। मैं नहीं, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट से बैकवर्डनेस मालूम हो रही है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस। हम यही तो बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट तो यही बुनियाद पर होना चाहिए कि सोशली और एजुकेशनली ये सब चीज़ें दूर हों,
ताकि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सेकंड बिगेस्ट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर महाराष्ट्र और ताकतवर मजबूत होगा तो ये देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। लेकिन ओवैसी जी, जो आप बात कह रहे हो, हम मानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो बैकवर्डनेस है उसके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम समाज में सबसे ज़्यादा डिवाइड दिखने को मिलता है कि एक कम्युनिटी है जो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, हम सब जानते हैं, और बाकी एक कम्युनिटी है जो अपने हक के लिए, जैसे आप कह रहे हो, वो लड़ती है। तो बेसिकली आप उस हक के लिए, मुस्लिमों के हक के लिए आप झगड़ रहे हो, यहाँ तक ठीक है। ये डिवाइड कम करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते आप एमआईएम के जरिए? मैडम, डिवाइड कम कैसा होगा? डिवाइड कम उस वक्त क्योंकि सरकार से तो सब मांगते हैं। एजुकेशन से होगा ना। आप एग्जैक्टली तो एजुकेशन education के होना लिए चाहिए ना। खाली एजुकेशन से नहीं नहीं, होगा। आप खाली पॉलिटिकल अगर आगे बढ़ते जाओगे, साथ साथ सोशल एजुकेशन भी होना एजेंडा, चाहिए। अगर पॉलिटिकल एजेंडा के सुनिए, साथ आपके साथ हो। मैडम, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है वो कम्युनिटी प्रॉस्पर करी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप रिसेंट जजमेंट उठाकर देखिए कि मराठा रिजर्वेशन के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इनके इतने 8-9 चीफ मिनिस्टर रहे, ये कम्युनिटी शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से फ़ायदा उठाई, ये सब हाई कोर्ट ने कहा। पॉलिटिकल पावर उनके पास है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है? अगर उस सक्सेस के ताले को खोलना है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना। जब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो ताला नहीं खुलने वाला है मैडम। ये सोशल एजेंडा यही है कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो और जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो। ये जो शक किया जाता है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि मिसाल के तौर पर मालेगांव में 2 ब्लास्ट हुए। सर, अब तक कोई फैसला नहीं कर रहा है कि मुसलमान ने किया या वो प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित ने किया। 8-8 साल हो जा रहे, 10-10 साल हो जा रहे। अरे भैया, कोई तो फैसला कर लो, किसी की ज़िंदगी को राहत पहुंचाओ। तो कैसा सोशल कोहिजन होगा? औरंगाबाद का आर्म्स हॉल केस है, 8-8 साल के बाद बच्चों को बेल हो रही है। 8 साल में आप एक चार्जशीट नहीं डाल सकते, रोज़ का रोज़ ट्रायल नहीं करवा सकते। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र के जेलों में मैडम रिलीजन वाइज सर्वे किया गया तो 36% मुस्लिम्स है उसमें। अच्छा, हैरत की बात यह है कि उनका कन्विक्शन जब रेट्स आते हैं तो लेस देन 11 पाने ओनली 27-26% मुस्लिम कन्विक्ट होते। ये सोशल कोहिजन कैसा होगा जब पुलिस में बायसनेस होगा? इतने बड़ी तादाद में लोग पकड़े जा रहे और सिर्फ 26% या 25% को जेल हो रही, बाकी 12% छूट जा रहे। यही तो चीज़ें हैं जिस पर आप तमाम को फोकस करने की ज़रूरत है। हम यही तो बातें कर रहे हैं कि भाई हमको ये दो, आप ये करो, ये टूल्स हैं। हम आपको नहीं बोल रहे कि मेरे को मच्छी दे दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा दो। जिस दिन मैं मच्छी पकड़ने का हुनर जान जाऊंगा मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आप मुझे मच्छी दे रहे, नहीं तो मच्छी खा ले, मच्छी खा ले। मैं रोटी दो, रोटी देने की बात करूं तो आप बोल रहे केक खा ले। अरे मुझे नहीं चाहिए भैया ये चीज़ें। मुझे आप स्किल्स दीजिए, मुझे स्कूल्स दीजिए, बैंक से लोन दिलवाइए, जेलों में गैर जरूरी मुझे मत रखिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखिए। क्यों नहीं 2 इलेक्शन से एक मुसलमान एमपी जीतता? मैं तो नहीं खड़ा किया कैंडिडेट पार्लियामेंट इलेक्शन में, क्यों हार गए फिर? ये क्वेश्चंस हैं जो पूरे महाराष्ट्र के हम सोचते हैं। क्यों नहीं जीता वो लोगों के ऊपर है। नहीं, अगर सर, आपकी देखिए, आपकी सोच नहीं, अगर लोगों को अगर नहीं, आपकी सोच अच्छी लगी, नहीं सर, नहीं सर, नहीं कोई सर, भी मैं आपकी बात से हरगिज मुत्तफिक एग्री नहीं करता हूं। क्यों एग्री नहीं करता हूं? लोगों की सोच कैसी है? आप लोगों की सोच को बदलते क्यों नहीं? मैं ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मैं नहीं, ओवैसी सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह। मैं कम्युनल हूं, मैं मान रहा मुझे हूं, मगर अगर भाई मैं कम्युनल हूं तो आप तो अच्छे हो ना भाई, आप जिताओ ना, आप तो जिता दो भैया, 1-2 एमपी को तो जिताओ महाराष्ट्र। ऐसे कैसे जिताएंगे? मुझे ये बताओ। आप सोच को बदल दीजिए। नहीं, मुझे ये बताओ, अगर हम खराब हैं तो अपनी सोच को बदल देखिए दीजिए, देखिए, ये लोकतंत्र है। नहीं ठीक है ओवैसी जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़ा हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका काम नहीं था अच्छा? नहीं, क्यों नहीं हुआ? जीता वो क्यों नहीं जीता? नहीं, आपने मैडम मैं आपसे जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुस्लिम एमपी क्यों नहीं जीता महाराष्ट्र से?
2014 में, 2009 में, इसकी क्या वजह है ये तलाश करिए। जीता के कौन देता है? कैंडिडेट को जीता के कौन देता है? पार्टी देती है। तो आपका मतलब है पार्टी देती है। पार्टी देती है। पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी अगर चाहेगी तो लोगों के ऊपर ये इलेक्शन नहीं होता है। सर, पार्टी पॉलिसी देती है, पार्टी लोगों को समझाती है, पार्टी लोगों को जाकर बोलती है ये अपना कैंडिडेट है। हम आपसे यही कह रहे हैं कि जिताना पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। डेमोक्रेसी में तो आपको जाके वोट डालना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, पब्लिक वोट डाले, मगर पार्टी का तो रोल है ना। पार्टी करती नहीं है कोई। क्या हम, आप बताइए कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर नहीं रहेंगे तो कैसा आप समझेंगे? कोई तो बोले भाई यह है, क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए ओवैसी जी, सीधी बात है, जैसे दूसरी पार्टी है वैसे आपकी पार्टी है। कोई पार्टी किसी को जिता के नहीं देती है। ये आप कहिए कि जाति पाति का यहाँ चलता है, उसके वजह से सारे उम्मीदवार जीतते हैं। आप ये कहोगे कि मुस्लिम लोगों को आप चुना के दो। एक तो आपकी पार्टी अगर स्ट्रांग होगी तो आप भी वही राजनीति खेलोगे जो अलग अलग पार्टियां खेलती है। मेरा कहना यह है कि आप मुस्लिम को बढ़ाने की बात करते हो, उनकी शिक्षा की बात करते हो, सीधे जुबान में, मीठी जुबान में ये नहीं हो सकता है क्या? अरे सर, मैं मीठी जुबान में बात कर रहा हूं आपसे। तो आप देखिए ना, कल बांद्रा में किस अरे तरह आपके बंधु जो है, आपको नहीं, पसंद मुद्दा वही है जो टैलेंटेड होता है, लोग उसे सलाम करते हो, चाहे गरीब हो या बड़ा हो। सवाल यह है कि अगर आपका उम्मीदवार अच्छा हो, डेंजरस आर्गुमेंट है ये। नहीं, ये डेंजरस आर्गुमेंट है। ये आपको पसंद नहीं है, ये कहिए। आप नहीं, टैलेंट बोल रहे नहीं, सर, आप ये दूसरी जो पार्टियां करती है, नहीं, आप जो कर रहे हो वो दूसरी पार्टी करती है, तो आप अलग क्या हो? नहीं सर, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में टैलेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो यही नहीं, गलत मतलब नहीं। मैंने ये कहा कि जो दूसरी कह रहे हैं, नहीं, देखिए दूसरी पार्टियां जो, मेरा मानना सर मेरा मानना यह है कि ऊपर वाला सबको टैलेंट देकर पैदा करता है, उसमें से एक दो एक्सेप्शनल होते हैं, मगर नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं। मगर अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हैं और मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, तो कहां का मेरा टैलेंट निकलेगा? टैलेंट आप मेरा निखरेगा कब? जब मुझे आप अपॉर्चुनिटीज देंगे। आप सर लेवल प्लेइंग फील्ड करिए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से मुस्लिम माइनॉरिटीज और दलित्स ये लोग पीछे जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। नहीं, मुद्दा आपके समझ में नहीं आया। मैं सीधी तरीके से बताता हूँ। सर, कोई पार्टी की तरह अक्लमंद नहीं हूं, मगर थोड़ा समझता हूं सर। मैं समझ गया हूं आप क्या बोलना चाह रहे, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही है, इसके वजह से दलित और अल्पसंख्यक, ओबीसी, ये सारे पीछे है। ये आपका कहना है? पार्टी पॉलिटिक्स चलते रहता है, कास्ट जो कम्युनल बातें हैं वो भी पार्टी प्ले करती है, यही कहना चाहते हो आप? तो मेरा मुद्दा यही है कि आप भी क्या उसी पार्टी के रास्ते के ऊपर चलोगे जो दूसरी पार्टियां हैं? नहीं सर, मैं आपसे जो ये सब बातें कर रहा हूं, आपको क्या मैसेज मिल रहा है उससे? मैं आपके सामने एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल बैकवर्डनेस को इंप्रूव करने की बात कर रहा हूं। यहाँ मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी जरूर हूं, मैं एनजीओ नहीं हूं। मुझे पॉलिटिक्स करना है, कोई फिलॉसफी लिखना नहीं है मुझे, मगर ये इश्यूज तो हैं हमारे, ये कॉन्क्रीट इश्यूज हैं। हम चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो, सेकुलर पार्टीज में क्या चक्कर हो गया मुसलमानों का? ये इफ्तार की दावत कर ले, तू वो गरीब नवाज कौरों से अजमेर में एक चादर भिजा दे। अरे बिरयानी कब खिलाओगे मियाँ? शीर खुरमा कब खिलाओगे? तो हम वही कहना चाहते हैं। अरे हम कि तो सेकुलरिज्म का नाम लेकर सर हम कांग्रेस हो, एनसीपी हो ने आपको यूज किया, नहीं सर, हम मुस्लिम कम्युनिटी को यूज किया। नहीं सर, यूज नहीं होने, हम अपने आप यूज होने नहीं देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इश्यूज हमारे नहीं है भैया। हमारे इश्यूज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, एजुकेशन एम्पावरमेंट है, इंप्रूवमेंट है। ये इश्यूज पर बात करिए। आप बात ही नहीं करते, आप बात ही नहीं करना चाह रहे, आप करना नहीं चाह रहे कुछ, और बोलते कि नहीं। तो बताइए, अगर आपने किया तो मुझे रिकॉर्ड बताओ। मैं आपसे नहीं करूँ, माने जो पावर में थे, बताइए क्या आपका रिकॉर्ड रहा है, बताइए, हमको देखना चाह रहे। सारी दुनिया के महमूद और रहमान कमेटी रिपोर्ट तो आईना है इन लोगों के लिए जो सवाल कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, एजुकेशन, बाकी सारी चीज़ें। आप मुझे एमआईएम का कोई एक ऐसा रोड मैप बताइए कि जिसकी वजह से मुसलमान तबके को ये मिलेगा भाई, आप एजुकेशन में, आपको सोशल में, आपको नौकरी में, आपको बिजनेस के लिए एमआईएम की तरफ से ये कोई रोड मैप, कोई कॉन्क्रीट रोड मैप आप मुझे बताइए।
सर अगर आप हैदराबाद को तशरीफ लाएंगे, सर मैं हैदराबाद रह चुका हूँ, सुनिए मैं तो आज भी चुका हूँ। सुनिए, आप जानते हैं कि हम लोग एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम लोग एक कोऑपरेटिव बैंक चलाते हैं, इसके 4 ब्रांचेस हैं, 2 हॉस्पिटल्स हैं। सर आप बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल मुझे बताइए, हो सकता होगा, जो 500 रुपये में डायलिसिस होता है, 850 रुपये में एक औरत की डिलीवरी होती है। हम कर रहे हैं, ये हम करके बता रहे हैं आपको। ये मैं कोई ऐसा खड़े रहकर एक फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग प्रैक्टिकली ज़मीन पर कर रहे हैं सर। ये काम हो सकता है, और ये काम उस वक्त हो सकता है जब ख़ास तौर से मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा होगा और वो खुद अपने डेस्टिनी के मास्टर्स बनेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले वो खुद करेंगे। क्या उसके लिए राजनीति में ही उतरना जरूरी होगा? बिल्कुल ज़रूरी है। मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है हमारे मुल्क की, वो जो ताला खोलेंगे आप, तभी आगे बढ़ेंगे। और वो ताला खुलेगा कब? जब आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जब आप इसको बारे में हुकूमत से लड़ेंगे, जाके बोलेंगे। कोई बोलता ही नहीं है। आप एक काम करिए ना सर, मेरा एक इंटरव्यू होने के बाद आप एक सवाल डालिए कि पिछले 5 साल में मुस्लिम इश्यूज़ पर कितने क्वेश्चन हुए महाराष्ट्र के असेंबली में, कितने मरतबा स्कूल्स खोलो बोल के क्वेश्चन डाला गया, कितने मरतबा क्वेश्चन किया गया कितनों को लोन मिला। गोवंडी में जाइए, कचरा जलाया जाता है, कचरा जलाया जाता है, इंसान नहीं रह सकता वहां पर, कोई पूछता नहीं है उसको। यही तो हम कह रहे हैं कि ये डिबेट होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। ये हमारी पॉलिटिक्स है। अगर हम कम्युनिकेट इसको करते हैं तो आप बोलते रहे यार मीठी जबान में क्यों नहीं बोलते। सर मैं क्या कोई खवाल हूं? तो जय महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये मैं पिछले 5 साल में क्या मुस्लिम तबके के लिए सवाल पूछे गए, इस पर हम आपके लिए जरूर एक स्पेशल करेंगे। हमारे दूसरे साथी एक सवाल पूछना चाहते हैं। ओवैसी जी, ये सिलसिला जो है ये ऐसे ही बरकरार रहेगा, लेकिन फिर एक बार समय हो गया एक ब्रेक का। आपण पुन्हा एकदा या कार्यक्रमामध्ये एक अल्पशी विश्रांती घेणार आहोत आणि पुन्हा एकदा ह्या प्रश्नांचा भडीमार आहे तो असाच सुरू ठेवणार आहोत। तेव्हा पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत। आणि आपल्यासोबत आहेत एमआईएमचे सर्वेसर्वा ओवैसी बंधुओं असादुद्दीन ओवैसी। सर, आपके एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, जो अभी इससे पहले आपने कहा था कि वोट जो डिसाइड करता है वो पार्टी डिसाइड करती है। अगर एज अ वोटर मैं आपसे बात कर रही हूँ, नॉट एज एन एंकर, तो ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं करूँगी। एक पार्टी कैसे वोट डिसाइड कराएगी मुझे किससे वोट करना है या नहीं? पार्टी के प्रोग्राम आप अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो ये आपका राइट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मगर मेरा जो ओपिनियन है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़, मिसाल के तौर पे बीजेपी 440 कैंडिडेट खड़ा करी पार्लियामेंट में, 440, उसमें से कितने मुसलमानों को दिया मैडम आपको मालूम? 8। 440 में 8 दिए, 440 में 280 जीते। आप ये फिगर है 281 सब कुछ जी, 8 दिए। भैया अगर आप मुझे कम्युनल कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आईएसआई का एजेंट कहते हैं, हाफिज सईद का चमचा कहते हैं, तो मुझे ये बता दो कि भाई 8 क्यों दिया आप? 20 देते, 25 देते कम से कम, यानी 8% देते, 8% 25% होता। 8 दिया। अच्छा 8 में एक भी नहीं जीतता। जब आप 280 सीट्स जीतते हैं पूरे इंडिया में, आप एक मुसलमान नहीं जिता सकते। और 8 में 7 की जमानत जब्त हो गई, एक जमानत बचा सके हमारे शाहनवाज बिहार के। मैडम यही तो मैं कह रहा हूं, पार्टी मैडम, पार्टी इंपॉर्टेंट है। आप थियोरिटिकली हमको दिखता नहीं, वोट पब्लिक डालती, मगर जब 280 सीट आप जीत रहे हैं, आप एक मुसलमान जीता सकते? आप फैसला कर लीजिए। क्या ये जानबूझ के करते हैं ऐसा लगता है? अरे सर जानबूझ के करते हैं, क्या करते हैं सर मुझे क्या मालूम। मैं अगर जानबूझ के बोलूंगा तो बोलते देखो ये आतंकवादी भड़काऊ भाषण कर रहा है, आप बोलेंगे मीठी बात करो। सर इतना सब होने के बाद कौन सी मीठी बात निकलेगी मुंह से? मुझे तो यही चीजें मजबूर कर देती हैं। अगर मेरी जबान में करवाट है तो ये नाइंसाफी की वजह से है। 280 आप नहीं, 280 सर, 280 सीट्स आप मैडम, आप समझे मेरी बात को, 280 सीट्स जीतते हैं आप, और 420 में 8 खड़ा करते, 440 में, और एक भी नहीं जिता पाते आप।
ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये कहाँ गया सब? ये हम तो ठीक है, हम खराब हैं मानते हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हम नाली के कीड़े हैं, ठीक है होगा भाई। आप तो माहिर है ना, आप तो महापुरुष हैं भाई, जिताइए ना भैया, प्रूफ करिए हम लोग ऐसे लोगों को रॉन्ग कि तुम गलत हो, तुम झूठे हो। आप प्रूफ नहीं कर सकते इसलिए कि आप नहीं कामयाब कर सकते, और इनकी सपोर्ट में पूरे के पूरे आ जाते। यानी आपका रोष पूरे के पूरे तरह सरकार पर है। ओबीसी साहब, सरकार ने पार्टीज, मैडम मैं सरकार ने पार्टीज और फिर जब रूलिंग पार्टी में आते हैं, आप देखिए मैडम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरा कोई मजहब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फर्स्ट। फिर ये महाराष्ट्र में कोर्ट जब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कहा कि दो इनको, आप क्यों उसको रोक लगा दिए? आप बताइए क्यों रोक लगा दिए? मुस्लिम बच्चे पढ़ लेते, कॉलेज में एडमिशन ले लेते, नौकरी मिलती है उनको, कम से कम अगर एसीपी नहीं बनता तो एक चपरासी की नौकरी मिलती है उसको। अरे भाई, आप हमारे जितने डेवलपमेंट के डोर्स हैं आप बंद करते जा रहे हो उसको, और आप बोल रहे कि क्यों नहीं आगे बढ़ते। यही तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें नाइंसाफ़ी हैं, इसी से ये परसेप्शन पैदा होता लोगों में कि ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे। थोड़ा सा महाराष्ट्र में वापस आते हैं। आपने कल 45 सीट डिक्लेयर की है औरंगाबाद के लिए, फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं कॉर्पोरेशन। 45 नहीं, 63। फर्स्ट लिस्ट कुछ 45 की थी। 63 हो गया। भोकर में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, एमआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। नहीं, भोकर का बता रहा हूँ कि नहीं, बहुत से हमारे मीडिया फ्रेंड्स में क्या है बात कि या नारायण राणे को तुम बोल रहे, उधर अशोक राव चौहान को नहीं बोल रहे। तो मैं अभी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं यहाँ पर कांग्रेस को बोल रहा हूँ तो बोलते तुम शिवसेना को नहीं बोल रहे, शिवसेना को बोल रहा हूँ तो बोलते तुम अशोक राव को नहीं बोल रहे। नहीं तो फिर अच्छा, वो जो हमारा पार्टी का, आप अपने रिपोर्टर से मालूम करवा लीजिए, मेरा बोकर में कभी एक पब्लिक मीटिंग हुई क्या? तो आपकी पार्टी का तो ऑफिस है वहाँ पर। पार्टी है सर। सर इलेक्शन लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर कि मैं जाऊं और हाथ हिला दूं और कोई जादू की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम नहीं लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वहाँ का जो हमारा अब जो एक्स प्रेसिडेंट था उसको हमने कहा देखो भैया, वहाँ पर हमारी सभा नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, आप मत लड़ो इलेक्शन। तो उनको गुस्सा आ गया, वो फौरन जो भी करना था किया। अब आप मालूम कराइए वो किसका काम, अशोक राव का काम कर रहा है वो? नहीं, वही मेरे को एक बात समझ नहीं, वही तो मुझे दे नहीं, सुनिए वही आपको कि अशोक राव आपके अच्छे दोस्त है, इसीलिए वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए आपने पीछे लिए। मेरे देखिए सर, मेरे ऐसे आरोप अभी भी ऐसे ही हो रहे हैं। देखिए सर, दोस्त वोस्त नहीं है, वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। नांदेड़ में असेंबली इलेक्शन हुआ, वो कैंपेन नहीं किए क्या? हमारा एक मोइन कम वोटों से हार गया, दूसरा वोटर भी हार गया, वो आके कैंपेन किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने महाराष्ट्र में कहीं कैंडिडेट नहीं खड़ा किए। अशोक राव की नांदेड़ का सवाल नहीं था, कहीं नहीं खड़ा किए। क्यों नहीं खड़ा किए? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी शिवसेना अलायंस को फायदा हो। हम बोले ठीक है, सब लोग आके बोले मत खड़ा करो। मैं बोला देखो कुछ होने वाला नहीं है, खड़ा कर लो, लड़ो, कोशिश करो। बोले नहीं मत खड़ा करो, तुम सब प्रेशर डाले मुझ पर। मतलब देख लो वो नहीं होने वाला है, नहीं खड़ा किया मैं, उसको आप क्या बोलेंगे? अब बताइए, आप बताइए मैं क्या बोलूं? अभी यहाँ कैंडिडेट नारायण राणे है, ये लोग हमको बोल रहे तुम कम्युनल। हम उनको पूछ रहे कि इतना जिंदगी का अपना पूरा जिंदगी शिवसेना में गुजार दिए, और फिर जब यही श्री कृष्णा के खुद बोला कि महाराष्ट्र जलेगा अगर श्री कृष्णा की बात होगी, अब वो आके हमको सिखारे कि बेटा तू सेकुलर नहीं है। अरे क्या बात है? अच्छा ठीक है, अभी शिवसेना इसलिए आप भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आपने बाला साहब को सुना होगा? नहीं सुना सर, मैं अभी तक बाला साहब को नहीं सुना। नहीं, उनके वो जो बोलते थे पढ़ा, उसके बारे में सुना। पढ़ा है, सुना नहीं? नहीं सर। अच्छा, उनके बारे में आपको क्या लगा? मीन्स उनके भाषण, उनके बारे में अगर कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। मैं उनका अपोनेंट, पॉलिटिकल अपोनेंट था और रहूँगा, मगर सिर्फ इतनी बात करूँगा कि उनके बारे में अगर पढ़ना है तो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। अच्छा, ये ओवैसी जी नरेंद्र मोदी के बारे में उनका स्पीच, उनकी बातें क्या कैसे लगता है? अब मैं कौन होता हूँ? मोदी जी को तो आपने सुना होगा। नहीं सर, मैंने आपके चैनल पर या और चैनलों पर सुना है कि जो कोल्हापुर में असेंबली इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, तो
प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोल्हापुर की चप्पल पहनकर देश उन्नति की तरफ जाएगा। अब कोल्हापुर की चप्पल कैसे बनेगी? प्लास्टिक में बनेगी क्या? लेदर से तो बनती है। अब क्या बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर लाल किले से खड़े रह के बोलते कि मुझे 10 साल का मोरेटोरियम दे दो, कोई कम्युनल राइट ना हो। उसके बाद लव जिहाद शुरू हो गया। एक समझ में नहीं आता मेरे को, वो एक बोलते और इनके जो सिपाही हैं, इनके जो असल सिपाही हैं, वफादार सिपाही जो हैं, वो तो अपना बराबर काम कर रहे हैं। सर आप बोलते सब मज़हब मेरा कोई मज़हब नहीं है, मेरा मज़हब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर गुड फ्राइडे को आपने क्यों फंक्शन किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लेटर लिखना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को रिमाइंड करना पड़ा कि सर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डे है। ये सब चीज़ें हैं सर, आप लोगों के सामने हैं। और आप बताइए कि पेट्रोल 145 से 45 रुपये पे डॉलर बैरल पे आ गया। सर मेरे जेब में तो कुछ बच रहा ही नहीं है, गरीब के जेब में कहाँ जा रहा है सर? प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं दलितों के साथ हूँ, मैं गुर्बत से आया। तो इस साल शेड्यूल कास्ट प्लान में 13,000 करोड़ रुपये कम कर दिए गए। कहाँ जाएगा दलित फिर? मगर कॉर्पोरेट टैक्स का मामला है, 20,000 करोड़ की माफ़ी उनको, उनके लोन माफ। हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो ये सब बोलते हैं बिग बैंग रिफॉर्म। बिग बैंग रिफॉर्म नहीं, बिग बैंग रिफॉर्म दलितों का, माइनॉरिटीज़ का, ओबीसी का होना चाहिए कि इनको मजबूत करो, इनको उठाओ। जो 85% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का, ये कमज़ोर हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं, इनमें सब कमज़ोरियाँ, इनको उठाओ। हिंदुस्तान इसे तरक्की करेगा। आप कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पर माफ़ कर देते सर। मुझे एक पूछना था जी सर। MIM सिर्फ कम्युनल पार्टीज के तौर पे ही देखा जा रहा है एक, पर सिविल इश्यूज वो कुछ उठा नहीं रहे, उसके बारे में आप क्या बताओगे? अरे सर सारी रामायण सुनाने के बाद आप पूछ रहे राम कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा? लोगों में परसेप्शन अरे यही है। अरे नहीं सर, अभी तो आप कल देखिए बांद्रा में आप आके क्या अभी बोलते तो हो? आपके सामने सर, अभी तो एक चुनाव है, एक चुनाव है सर ओवैसी जी, अतवाले साहब ये तो चुनाव है। नाइंसाफी है। इतना हम सब लोग सवाल कर रहे हैं सिविल सोसाइटी के बारे में, तो आप जब से हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, फिर क्या है ये? अब लोगों के सामने जाकर जो पब्लिक स्टेज होता है वहां ये सारी बातें। अरे हम सब बोलते हैं, आपको जो पसंद है आप उसको चूज कर लेते अपनी टीआरपी को बूस्ट करने के लिए। अब उसको क्या कर सकते हैं उसको? अब वो तो सर आप तो उसके मालिक हैं और आप लोग मास्टर हैं, हम प्यूपल हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोलते हैं इश्यूज के बारे में। हम मास्टर नहीं है, हम लोगों की आवाज है। नहीं जो भी हो, मगर आप दिखा देते हैं। जो दिखता है वही हम लोग दिखाते हैं। अरे तो हमेशा पूरा जो दिखाइए आप ना, भाषण पूरा बोलते हैं, दिखाइए। वही हम नहीं दिखाते पूरा हैं। दिखाइए, हम तो कह रहे हैं कि पूरा दिखाइए। नहीं बिल्कुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने मुझे जो मौका दिया। ये बेहतरीन तरीका है कि लोगों को मालूम हो कि ये जो परसेप्शन हमारे बारे में जो क्रिएट किया जा रहा है उसको डिस्पेल हम कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट आप लोगों के सवालात जो आप पूछ रहे हैं। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो यू आर द किंग ऑफ MIM, वहाँ पर किंग है, लेकिन आज औरंगाबाद में इलेक्शन आ रहे हैं और उसी समय वहाँ पर आपके ही पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद दिखाई दे रहे हैं। नहीं मतभेद नहीं है कोई, पूरे औरंगाबाद की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकूँ। उन सब ने मिलकर मेहनत की, इम्तियाज़ जलील MLA बने, उनकी मेहनत कुर्बानियाँ थी। हुआ क्या है कि 63 वार्ड्स के लिए 530 लोग अप्लाई किए। मैडम अगर मैं आपको बिठा दूं कि आप इंसाफ करो, आप भी नहीं कर सकते। तो हमको एक बीच का रास्ता तलाश करना है। यकीनन लोगों में तकलीफ होगी कि भाई मैं इतना काम किया और मुझे नहीं मिला मौका, वो फितरी बात है और वो जानते हैं और हम उनको समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि ये जब चीज़ें सामने आएंगी कुछ इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो हमसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सर आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है, लेकिन जलील साहब के घर के बाहर पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ी कल रात को। वो थोड़ी देर के लिए आई थी, चले गई। उसमें कांग्रेस के बहुत से लोग आ गए थे। वैसे लोग होते ना जो भिजा दिए 15-20 को, तो वो मालूम हो गया, लोगों को मालूम हुआ, उनके फ़ोटो वोटोज़ लिए, वो सब बता दिए सोशल मीडिया के कांग्रेस के लोग थे वो गड़बड़ कर रहे हैं। जी एक बात, हम ज़रा सेक्युलरिज्म पे ज़रा बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष। हमारी सब पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग जात पात नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, लेकिन सब लोग वही लाइन पे चलते हैं
जैसा एमआईएम एलिगेशन करते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी है, शिवसेना हिंदुत्ववादी है, वो लोग एलिगेशन करते हैं कि ये आप मुस्लिमवादी है। तो असल में क्या है एग्जैक्टली कि हम लोग सेक्युलरिज्म पे पाथ पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सर हम जो हैं वो आपके सामने हैं, वो जो है वो आपके सामने है। आखिर क्या वजह है कि 10 महीने के अंदर आप पूरे राजस्थान में सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कर दिए प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में? आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में ऑप्शनल कर दिए? आखिर क्या वजह है कि औरत को मोलेस्ट किया जाएगा तो 5 साल की सज़ा, बीफ मिलेगा तो 10 साल की सज़ा? क्या है सर ये? क्या एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं? आप हर जगह पे आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसे लोगों को लाके बिठाते हैं। प्रसार भारती का चेयरमैन कौन बनता है जिसके राइटिंग्स कभी पढ़ी एशियन एज में? मेरे पास उसकी कटिंग्स हैं। क्या क्या कैसे कैसे नफरत की बातें वो लिखते थे। आज वो बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बोलते एक हैं, करते एक हैं, और जब हम प्रूफ दिखाते हैं दुनिया को तो खामोश हो जाते हैं। सर एक मिनट, आप नहीं, सूर्य उनका नमस्कार की उनका बात कर सवाल- रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप उसको योग नहीं तो एक्सरसाइज करके देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सर आप उसको अगर एक्सरसाइज करना है तो आप रनिंग कराइए, जॉगिंग कराइए। एक्सरसाइज कई फॉर्म्स हैं, कई डिफरेंट फॉर्म एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है कि आप सूरज की पूजा कर रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पर। आप प्लीज़ समझिए कि मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के। हम नहीं कर सकते किसी के, हम मुसलमान हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को राइट है मैं अपने रिलीजन में चलने का। आप बोल रहे हैं कि नहीं तुम सूर्य को नमस्कार करो, हम बोले नहीं कर सकते भैया। आप एक्सरसाइज, कोई दूसरी एक्सरसाइज नहीं है आपके पास, करिए आप, दूसरी एक्सरसाइज है। मगर आप यही क्यों करना चाह रहे हैं? क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके पीछे क्या राज है? सर बच्चों का, आप सूर्य नमस्कार की बात करें ना सर, एक मिनट मैडम, ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मनिका गांधी मिनिस्टर है। आपको मालूम सर कितना बजट कम कर दिया गया आंगनवाड़ी सेंटर का? आप बच्चों की बात करें ना, सेहत की, ये सूर्य नमस्कार को योग समझिए। 15,000 करोड़ आंगनवाड़ी का कट कर दिया गया है। मनिका गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोली कि हाँ मेरा बजट कम कर दिया गया है। आज आंगनवाड़ी सेंटर्स पर वो जो बच्चे, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रीनेटल डेथ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, AMR है। औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं मर जाती हैं। ये ICDS सेंटर को कट कर दिया और आपको सूर्य नमस्कार की फिक्र है? क्या हो रहा है सर? ये यही तो हम बोल रहे हैं कि देखो ये, और लोगों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान के अवाम एक बड़ी उम्मीद के साथ एक नई गवर्नमेंट को लेकर ये क्या कर रहे हैं? ओवैसी जी, ये एग्जांपल्स देख के आपको ऐसा नहीं लगता आप एक थॉट प्रोसेस तैयार कर रहे हो लोगों की कि इस तरह से देखो, इस तरह से सोचो? ऐसे आपको नहीं लगता एक थॉट प्रोसेस आप रेडी कर रहे हो? मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मुस्लिमों की थॉट प्रोसेस तैयार कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ कि सारे लोगों की आप एक अपने तरीके से थॉट प्रोसेस कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक का इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होता है। मैं मेरा थॉट आप पे इम्पोज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि देखो ऐसा हो रहा है, और इस अगर आपको अपील करता है बात तो आपका थॉट प्रोसेस बनेगा। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, यकीनन हमको ये बात करनी चाहिए। जब इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज़ में इतने ज़्यादा तादाद में, रवांडा अफ्रीका कंट्री है मैडम, वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है हमारे से, और हम पूरा बजट कम कर दिए, कैसा होगा? मगर आपको अपनी सूर्य नमस्कार की फिक्र आपको है। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है गवर्नमेंट के बोलने में और करने में। गौ हत्या बंदी पर आपका क्या कहना है? देखिए, गाय के ऊपर बरसों से कानून है, उस पर हमारे को इतना ठीक है नहीं काटना चाहिए, नहीं काट रहे, मगर बुलक्स के ऊपर क्यों आप लगा दिए? क्यों लगा दिए भाई? ये इकोनॉमिक इशू है। ये अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप देखेंगे जैसा टाइम बढ़ता जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, हर्ट होगी। सर गरीब के लिए एक स्टेपल डाइट भी है। दलित और मुसलमान उसके चमड़े का कारोबार करते हैं और इस महाराष्ट्र स्टेट में खुदा ना खास्ता अगर मानसून नहीं हुआ बराबर, हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अच्छा मानसून हो, यहाँ तालाब भर जाए। 60% तो नॉर्मल डेज में फॉडर नहीं है आपके पास। ये कौन सी मोहब्बत है सर? ये कहाँ की मोहब्बत है? ये किसको आप, किसके आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब बातें सामने आएगी, आवाम खुद देखेगी, और आवाम जब देखेगी बोले कि हाँ ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि मराठवाड़ा में, विदर्भा में कितने परेशानी अभी से है। ये गवर्नमेंट का काम था कि जब मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट लड़के बोलते कि हमको 3,000 4,000 करोड़ का जो मुतालबा किया वो दो हमको,
ड्राउट के लिए? कुछ नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल कैपिटल आपका गुजरात चला गया। अरे इतना, ये सब चीजें जो हो रही, महाराष्ट्र के लोगों ने भी तो आवाज उठाई इस बारे में, गौवंश हत्याबंदी जिसकी बात आप कर यकीनन रहे उठाई हैं, है। महाराष्ट्र के लोगों ने भी तो यकीनन उठाइए मैडम, मैं नहीं कि मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूँ, यकीनन बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके खिलाफ अपोज किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि कल एडवोकेट जनरल ने कह दिया कि अब तो ये शुरुआत है। आज चीफ मिनिस्टर उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मगर एडवोकेट जनरल अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है कोर्ट में, और आज गवर्नमेंट बोलती है कि वो हमारी पॉलिसी नहीं है, तो फिर एजी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम, ये फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? प्लीज समझिए कि यहाँ पर चिकन नहीं कटेगा, ऑमलेट नहीं मिलेगा, यहाँ पर मच्छी नहीं मिलेगी, झींगा नहीं मिलेगा। क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई दूसरा काम नहीं है क्या? गरीब परेशान है, उसके लिए तो काम करो भाई। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, वो लोग क्या मैसेज दे रहे हैं उनको? हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं $100 बिलियन का एफडीआई आना चाहिए हिंदुस्तान में। कैसा आएगा एफडीआई? यही तो चीजें हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि सोचिए इन लोगों के बारे में। सुनील, नहीं सर, कहाँ, बहुत बोरिंग है सर, कहाँ 2 घंटे कौन बैठेगा सर? फिर भी आप सलमान खान के इतने सर आप प्लीज़ मेरी बात समझिए। अभी मैडम ने और सर ने सवाल किया गौ हत्या के बारे में। सर कोई बीफ खा के तो मरता नहीं है ना, बीफ खा के नहीं मरता, उसको एसिडिटी हो जाती है या कुछ हो। सर अल्कोहल पीकर औरंगाबाद में एक 50 साल के शख्स ने 1.5 साल की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया शराब पीकर। आए दिन हम देखते कि नौजवान बच्चे टक्कर होती है उनको, कोई पी के गाड़ी चला मर जाते। मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, इसको रिलीजियस टोन में मत देखिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि भाई ये इविल है। दूसरी बात यह है कि आप गुजरात में शराब पर प्रोहिबिशन है तो यहां भी करिए ना भैया। जब गुजरात के अवाम के लिए जहर है तो महाराष्ट्र के अवाम के लिए भी जहर होना चाहिए। जब मैं ये बात बोल रहा था तो एक पब्लिक में बोले रहे वो एक्टर का भी हुआ। मैंने हाँ, वो एक्टर भी टक्कर मारा, वो 12 साल के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मैं नहीं गाड़ी चला रहा था, तो ठीक है वो कोर्ट भी करेगा, मैं क्यों करूंगा? मैं क्यों आप एक्टरों के खिलाफ हूं सर? मैं कौन होता हूं? वो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं सर, हम कहाँ हैं? हम तो गली के हैं। ये बात सिर्फ वही खत्म नहीं हुई, ये बात और आगे आगे बढ़ते गई। सलमान ने भी उसके बारे में बोला, फिर मेरे ख्याल से आपके छोटे भाई साहब ने भी उसके बारे में बोला। क्या कि सलमान मेरे ख्याल से कल का ही बोलते हैं सर, वो एक्टर हैं, बोलते हैं, बड़े आदमी हैं सर, वो बोलते हैं। वो नहीं, आप भी राजनीति के एक्टर ही दिखते हो। नहीं सर, सर, आप जब बोलते हो, आपके भाई जब बोलते हो, बहुत तालियां बजती। नहीं सर देखिए, अगर कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर बोल रहा है तो आप सो जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? पब्लिक छोड़ो, जर्नलिस्ट हो जाता है, अरे जल्दी कब बंद होगा, अरे सर में दर्द हो रहा है, खत्म कर जाना है। कई जर्नलिस्ट हम बोलते हैं सर, इस जमाने में जहां पर इतना मीडिया है, आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो सो जाते हैं, क्या हम क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल ऐसे है कि आरएसएस के बारे में काफ़ी टिप्पणी आपके भाषण में आती है। बीजेपी, आरएसएस और ये बाकी के सारे लोग जो हैं, ये देश के लिए आने वाले दिनों में क्या साबित होंगे? सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कंप्यूटर सामने है ये चोरी का सामान है, आप क्या फील करेंगे सर? आप बोलेंगे चोरी का सामान नहीं है भाई, हमारी कंपनी का सामान है, हम खरीद कर लाए उसको। आप बोलते चोरी का सामान है ये? बोलते कि हाँ घर वापसी इनकी होनी चाहिए, ये पूरे ये सब इस्लाम या ईसाई नहीं थे। ये क्या बोल रहे हैं लोग? और अचानक इनको इतना बोलने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो गई जैसे इनकी गवर्नमेंट आ गई? यही तो हम कह रहे। अच्छा, और फिर इनकी जो आइडियोलॉजी है, आप कभी गोलवालकर की वी और नेशनहुड डिफाइंड पढ़ लीजिए, जिसमें चैप्टर में उन्होंने कहा कि कभी आप ये मुसलमान और ईसाई पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये 5th कॉलम है। आप कभी बंच ऑफ थॉट्स देख लीजिए, वो छोड़ दीजिए, बीजेपी के वेबसाइट पर जाकर थियोरी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिसमें उन्होंने कहा चैप्टर 4 में, अगर 2 मुसलमान मिलते हैं और 2 हिंदू मिलते हैं तो 2 मुसलमान हमेशा गलत सोचते, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर ये लिखा हुआ है। और फिर ये लोग क्या बोलते हैं कि जो हिंदू है वो ही नेशनलिस्ट है। ये बड़ा खतरनाक बात है, ये बड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का मजहब नहीं है।
कोई मज़हब नहीं, हमारा मज़हब नहीं है, हम मज़हबों को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं जो हिंदू है वही नेशनलिस्ट है, दूसरा शक की नज़र देखा जाएगा, तो ये कौन आपको राइट दिया? ये कौन राइट दिया आपको? जब बम्बई पे हमला हुआ तो सब ने उसको तनकीद किया, जब कसब को फांसी हुई तो सब ने खुशी मनाई। सर लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है तो कहीं जगह आज भी पटाखे फूटते हैं। वो बेवकूफ़ हैं वो लोग, वही मैं आपसे वो बेवकूफ़ हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, जो लोग ऐसा करते हैं उनको अक्ल नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हमारा मुल्क है। और ये क्रिकेट का टेस्ट मत लीजिए नेशनलिज्म के लिए प्लीज़। क्रिकेट कैन नॉट बी ए टेस्ट फॉर माई नेशनलिज्म। मैं हिंदुस्तान जी। ये बात आपकी समझ में आती है, लेकिन जब दूसरी तरफ एक ऐसा होता है कि आप आरएसएस के बारे में जब अभी बात कर रहे थे, दो मुस्लिम जब मिलते हैं, उनकी थियरी है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपके भाषणों में हमें जो मैसेज मैडम मेरे भाई आप मेरे भाषण में क्या है आपत्ति आप बता दीजिए, मैं और 1-2 घंटा बैठ जाता हूँ वहाँ पर। मैं प्रोग्राम खत्म कर दीजिए, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं बैठूंगा, मुझे करेक्ट कर लीजिए। मैं अगर मैं गलत हूँ करेक्ट कर दीजिए। ओवैसी जी, अब हमारे पास समय बहुत कम है, बातें तो बहुत है। एक आखिरी बात आपसे कहती हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, जो अभी आगे के चुनाव है, आपको लगता है जो लहर बीजेपी और शिवसेना की है, तो ओवैसी के लिए ये सब इलेक्शन है वो उतने ही आसान होने वाले हैं, स्पेशली इन औरंगाबाद? हमको औरंगाबाद की आवाम पर पूरा अटूट भरोसा है, हम अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा नतीजा आएगा औरंगाबाद में। जय महाराष्ट्र की टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया आपको आपका। जय महाराष्ट्र के बहुत शुक्रिया। शुक्रिया है कि आप आए और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। एमआयएमचे सर्वेसर्वाच म्हणजेच असाउद्दीन ओवैसी यांच्या शैलीमध्येच आज थेट अचूक बिनधास्त प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले जय महाराष्ट्राच्या टीमकडनं, आणि त्यांच्याच शैलीमध्ये आपण उत्तरं देखील ऐकलेली आहेत। यानंतर थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबणार आहोत, परंतु ताज्या बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।